गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 7 मुख्य रोजनामचा अकाउंट में लेसन नंबर 7 जिसका नाम है मुख्य रोजनामचा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जनरल प्रॉपर, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि मुख्य रोजनामचा ये क्या है। तो मुख्य रोजनामचा भी सहायक बही का ही एक प्रकार है और जिस व्यवहार का लेखा अन्य कोई भी सहायक बही में न हो, ऐसे धंधाकीय व्यवहार जो होते हैं उसको लिखने के लिए मुख्य रोजनामचा रखा जाता है। जैसे कि मतलब कुछ व्यवहार इस प्रकार के होते हैं कि जो खरीद बही, बिक्री बही, खरीद वापसी बही, बिक्री वापसी बही, लेनी हुंडी बही, देनी हुंडी बही, रोकड़ बही या लघु रोकड़ बही, इतनी सभी प्रकार की बही में जो न लिख सकते हो, मतलब लिखे न जा सकते हो। कुछ ऐसे भी धंधाकीय व्यवहार होते हैं कि जो जितनी भी बहियाँ मैंने आपको बताई हैं, इन सभी बहियों में इस प्रकार के व्यवहार नहीं लिखे जा सकते हैं। तो फिर ऐसे व्यवहार कहाँ लिखे जाएंगे? तो ऐसे व्यवहार जिस रोजनामचा में लिखे जाएंगे उसे हम मुख्य रोजनामचा कहते हैं। मतलब मुख्य रोजनामचा भी एक सहायक बही का ही प्रकार है। तो ऐसे जो भी व्यवहार है वो हम मुख्य रोजनामचा में लिखेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बुक में देखिए पेज नंबर 173 पे दिया हुआ ही है कि मुख्य रोजनामचा का अर्थ क्या है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अन्य सहायक बहियों में जो व्यवहार सामान्यतः नहीं लिखे जाते हैं, ऐसे व्यवहार जिस सहायक बही में लिखे जाएं उसे हम मुख्य रोजनामचा कहते हैं। मतलब मुख्य रोजनामचा जो है वो भी सहायक बही का ही एक प्रकार है, लेकिन वो ऐसा प्रकार है कि जिसके अंदर ये जितनी सहायक बही हैं, जैसे खरीद बही, बिक्री बही, खरीद वापसी, बिक्री वापसी बही, लेनी हुंडी बही, देनी हुंडी, रोकड़ बही या लघु रोकड़ बही, इन सभी बहियों में जो व्यवहार न लिखे जा सकते हों, तो वैसे व्यवहार हम इस सहायक बही में लिखते हैं। कौन सी सहायक बही? जिसका नाम है मुख्य रोजनामचा, ठीक है। अब देखो मुख्य रोजनामचा का जो कॉलम हमें बनाना होता है, फॉर्मेट, मतलब वो भी किस तरह का है? जो हमने लेसन नंबर 3 पढ़ा था रोजनामचा, वैसा ही फॉर्मेट है। पहले तारीख लिखनी है, फिर विवरण लिखना है, खाता पृष्ठ नंबर, उधार रकम और जमा रकम, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। अब आगे इसमें दिया गया है कि मुख्य रोजनामचा में लिखे जाने वाले व्यवहार, मतलब कौन कौन से तरह के व्यवहार हैं जिनका लेखा हम मुख्य रोजनामचा में करेंगे। देखिए आपको ये फॉर्मेट बना के दिया गया है। ये मुख्य रोजनामचा के व्यवहारों का वर्गीकरण आपको ये चार्ट बना के दिया गया है, वो चार्ट हम देखेंगे। पहला दिया है प्रारंभिक रोजनामचा, दूसरा अन्य सहायक बहियों में नहीं लिखने वाले व्यवहार, तीसरा खाता परिवर्तन के व्यवहार, चौथा अंतिम प्रविष्टियाँ, पांचवा समायोजन प्रविष्टियाँ और छठा है भूल सुधार प्रविष्टियाँ। मतलब इतने प्रकार के व्यवहार को लिखने के लिए हम मुख्य रोजनामचा रखेंगे। ये जितने 6 प्रकार के व्यवहार बताए हैं ना, तो ये 6 प्रकार के व्यवहारों का लेखा जो है हम खरीद बही, बिक्री बही, खरीद वापसी, ऊपर जितनी भी बहियाँ मैंने बोली हैं उन सब में हम इनका लेखा नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकार के व्यवहारों का लेखा करने के लिए हम क्या रखेंगे? मुख्य रोजनामचा बनाएंगे और उसमें हम इस प्रकार के व्यवहारों का लेखा करेंगे। अब आपको बुक के अंदर आगे हर एक प्रकार का जो भी है ना उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। बुक में आपको उदाहरण हर एक प्रकार के किस प्रकार के व्यवहारों का लेखा करना है, तो उसका हर एक प्रकार के व्यवहारों का आपको एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। तो हम अभी फ़िलहाल तो स्वाध्याय का प्रश्न ही लेंगे। देखो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा है कि हम व्यवहारिक प्रश्न, तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 दिया है व्यवहारिक प्रश्न में, जो लिखा हुआ है कि ध्रुमिल कामाणी ने 1/1/2015 के रोज निम्न संपत्तियों और दायित्वों के साथ व्यापार शुरू किया, जिस पर से प्रारंभिक प्रविष्टि का रोजनामचा लिखिए। मतलब ये प्रारंभिक रोजनामचा लिखना है, ठीक है। तो अब ध्रुमिल कामाणी का मुख्य रोजनामचा, जैसा कि आपको इस पेपर में दिखाई दे रहा है कि आपको इस तरह से लिखना है कि ध्रुमिल कामाणी का मुख्य रोजनामचा, उसके बाद में हमें इस तरीके से इसका फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। अब हम तारीख के अनुसार लिखेंगे। कौन सी तारीख का है? 1/1/2015, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 2015 और तारीख लिख देंगे 1/1, मतलब कि जनवरी 1, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए व्यवहार में क्या बोला गया है कि रुपये 18,000 रोकड़, 12,000 बैंक शेष,
15,000 रुपये का फर्नीचर, 20,000 का माल स्टॉक, 5,000 के निजी देनदार और 10,000 की माया बहन की 12% की लोन की बाकी लाए। मतलब इतनी सारी जो चीज़ें हैं, इतने जो ये रोकड़ शेष, बैंक शेष, फर्नीचर, माल स्टॉक और देनदार, ये सब चीज़ों को लाकर धंधा शुरू किया है, इसलिए हम इसको प्रारंभिक रोजनामचा बोल रहे हैं। देखिए, इसमें जो नियम लागू होगा वो मुख्य रोजनामचा वाला ही नियम लागू होगा। जो हमने पहले पढ़ा है ना लेसन नंबर 3 में, वही सारे नियम इसमें भी लागू होंगे। तो धंधे में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, आए तो उधार, ठीक है, तो हमें अब लिखना है। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि जो आपको बुक में बताया है ना कि 18,000 रुपये रोकड़ और 12,000 बैंक शेष, तो हम उसका लेखा नहीं करेंगे, मतलब उसकी एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी उसकी एंट्री? क्योंकि वो दोनों जो चीज़ें हैं, रोकड़ और बैंक शेष है, उसे हम रोकड़ बही में लिखेंगे, मुख्य रोजनामचा में नहीं लिखेंगे। तो अब 18,000 की रोकड़ हटा दो और 12,000 बैंक शेष हटा दो। ये दो एंट्री के अलावा फिर कहाँ से शुरू हो रहा है? 15,000 का फर्नीचर, तो हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि फर्नीचर खाते उधार, क्योंकि फर्नीचर धंधे में आया है। कितने का है ये फर्नीचर? 15,000, तो हमने लिखा 15,000। इसके बाद में है माल स्टॉक, तो हम इस तरह से लिखेंगे माल स्टॉक खाते उधार। माल स्टॉक कितने का दिया है हमें? 20,000 का, तो हमने ये लिखा 20,000। इसके बाद धंधे में क्या लाए? देनदार। देखो, देनदार संपत्ति है, संपत्ति की उधार बाकी होती है। देनदार खाते उधार, देनदार कितने के हैं? 5,000 के, ठीक है, इतना। अब आगे क्या बोला है कि माया बहन की 12% की लोन धंधे में लाए। तो लोन जो है वो हमारा दायित्व होता है, तो जो भी हमारा दायित्व है उसकी जमा बाकी आएगी। तो हम लिखेंगे कि माया बहन की 12% की लोन खाते का, ठीक है, लोन खाते का। अब लोन कितनी लाए हैं हम? 10,000। तो 10,000 हमने कहाँ पे बताया है? जमा में बताया है। क्यों? क्योंकि माया बहन की लोन है, वो हमारा दायित्व है, तो जो भी दायित्व होगा उसकी जमा बाकी होगी। इसके बाद हम लिखेंगे पूंजी खाते का। पूंजी खाते का क्यों लिखा? धंधे के मालिक के द्वारा सारी चीज़ें जो लाई जाती हैं धंधे में, उसे हम क्या नाम देते हैं? पूंजी देते हैं ना। तो पूंजी खाते का वो कितना आएगा? आप देखो, 15 और 20, 20 और 10 30, 5 35 और 5 40, 40,000 हम धंधे में लाए, उसमें से 10,000 का दायित्व हमने चुकाया, तो हमारी पूंजी कितनी बची? 30,000 की बची। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 30,000। अब हमें क्या लिखना है? विवरण लिखना है। जैसे हम पहले लिखते थे ना कि विवरण, तो विवरण में हम लिख देंगे कि ऐसे बड़ा मैं बहुत नहीं लिख रही हूँ, अब रकम के साथ नहीं लिख रही हूँ, तो ऐसा लिख देंगे हम कि फर्नीचर, माल स्टॉक, देनदार, ये लाइन और बड़ी करनी पड़ेगी, देनदार, माया बहन की लोन, माया बहन की लोन लाकर धंधा शुरू किया। ये शॉर्ट में बिना रकम के लिखा है, तब ये इतना बड़ा विवरण हुआ है, ठीक है। आप देखो, ये लाइन मेरी कम पड़ी, तो आपको क्या करना है? ये लाइन को और थोड़ा मैं बता देती हूँ, मतलब इस तरह से हम ये लाइन को क्या करेंगे? बड़ा कर लेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे आपका सवाल पहला जो है व्यवहार, वो इस तरह से आपको एंट्री करनी है, ठीक है। समझ में आया? देखो, जितनी भी संपत्ति हम ला रहे हैं धंधे में, उसकी उधार बाकी होगी, और जो भी हमारा दायित्व होता है उसकी जमा बाकी होगी, ठीक है। और धंधे के मालिक के द्वारा ये चीज़ें लाई गई हैं, इसलिए हमने लिख दिया है पूंजी खाता, डिफरेंस की रकम निकाल के, और इस तरह से विवरण लिखना है। समझ गए? और उदाहरण का पहला सवाल भी देख लेना। देखो, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, द गुजरात स्टोर्स। तो श्री गुजरात स्टोर्स वो लेनी हुंडी बही, देनी हुंडी बही तथा माल वापसी बही के लिए अलग सहायक बही नहीं रखता है। तो वो क्या कर रहा है कि ये उसके पास कोई भी अलग सहायक बही नहीं है, तो वो सारे जो व्यवहार हैं उसकी एंट्री कहाँ कर रहा है? मुख्य रोजनामचा में कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 5 व्यवहार दिए गए हैं, तो हम इस प्रकार से, देखो आपको जो दिख रहा है स्क्रीन पे, कि हम इस तरह से लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द गुजरात, श्री गुजरात स्टोर्स का मुख्य रोजनामचा
तारीख, विवरण, खाता पृष्ठ नंबर, उधार रकम और जमा रकम, इस तरह से हमने ये फॉर्मेट बनाया है। अब हम देखते हैं पहली एंट्री। ठीक है, तो इसमें तारीख नहीं लिखी गई है तो हम एंट्री नंबर 1 डाल देते हैं। अब इसमें क्या दिया है, पहला व्यवहार कि रमणीक ने हमारे चुकाने के रुपए 8,000 के बदले में हुंडी स्वीकार करके वापस की है। देखो जितने भी व्यवहार है पांचों, वो 5 में से 3 व्यवहार है वो लेनी हुंडी और देनी हुंडी से संबंधित हैं। तो लेनी हुंडी और देनी हुंडी का पूरा चैप्टर आएगा हमारा पार्ट 2 में आएगा, अकाउंट की जो दूसरी बुक है उसमें आएगा। लेकिन हम अभी थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि जो लेनी हुंडी है वो हमारी संपत्ति कहलाती है, इसलिए संपत्ति की उधार बाकी होती है, और जो देनी हुंडी है वो हमारा दायित्व कहलाता है, तो दायित्व की जमा बाकी होती है। ठीक है, तो आप अभी फ़िलहाल सिर्फ इतना ही ध्यान रखो कि लेनी हुंडी हमारी संपत्ति है उसकी उधार बाकी होगी, और देनी हुंडी हमारा दायित्व है उसकी जमा बाकी होगी। ठीक है, आप देखो पहला व्यवहार, रमणीक ने हमारे चुकाने के 8,000 के बदले में हुंडी स्वीकार करके वापस की। ये हुंडी का नाम क्या देंगे हम, लेनी हुंडी खाते, और लेनी हुंडी हमारी संपत्ति है इसलिए उसकी उधार बाकी, तो हम ऐसा लिखेंगे कि लेनी हुंडी खाते उधार। ठीक है, और स्वीकार कौन कर रहा है, रमणीक, तो हम लिख देंगे रमणीक खाते जमा, मतलब रमणीक खाते का, यहाँ पे हम वो जमा नहीं लिखते हैं तो रमणीक खाते का। और कितने की है ये, 8,000 की, तो हमने रकम के कॉलम में लिख दिया 8,000। अब हम एक छोटा सा विवरण लिख देंगे कि रमणीक ने हुंडी स्वीकार की, ऐसा एक हमें विवरण लिखना पड़ेगा। रमणीक ने हुंडी, तो देखिए इस तरह से हमारा ये व्यवहार यहाँ पे पूरा हुआ और हमने ये विवरण लिखा। ठीक है, अब विवरण के नीचे हमें क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है। कहाँ तक, बस विवरण तक, रकम के कॉलम में अंडरलाइन नहीं करनी है। अब दूसरा व्यवहार क्या लिखा है, विजय की लिखी रुपए 3,000 की देनी हुंडी स्वीकार कर वापस की। देखो देनी हुंडी हमारा दायित्व होता है तो उसकी जमा बाकी आती है। ठीक है, तो उधार में क्या लिखेंगे हम, विजय खाते, तो यहाँ पे हम लिख देंगे विजय खाते उधार, और देनी हुंडी खाते का, देनी हुंडी खाते का। अब कितनी है हमारी अमाउंट है 3,000, यहाँ पे हमने लिख दिया 3,000। अब हम यहाँ पे विवरण लिख देंगे संक्षिप्त में कि क्या होगा विवरण, के हुंडी स्वीकारी, विजय ने हुंडी स्वीकार की, ऐसा भी लिख दे तो ठीक है, विजय ने हुंडी स्वीकार की ऐसा लिखा, और उसके नीचे क्या कर देंगे हम, अंडरलाइन कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अब व्यवहार नंबर 3, रमणीक की लेनी हुंडी रमेश को बिक्री पृष्ठांकन करके दी। हुंडी किसकी है, रमेश की, और हमने दी किसको है, हुंडी किसकी है, रमणीक की लेनी हुंडी जो हमने रमेश को बिक्री पृष्ठांकन करके दी। तो रमेश क्या हुआ, लेने वाला हुआ, मतलब पाने वाला हुआ, तो पाने वाले को उधार, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, रमेश खाते उधार, रमेश खाते उधार, और लेनी हुंडी खाते का। हमने बिक्री पृष्ठांकन करके दी है ना, इसलिए हम यहाँ पे लेनी हुंडी को जमा कर रहे हैं, क्योंकि ये लेनी हुंडी हमने किसको दे दी, रमेश को दे दी। तो रमेश खाते उधार और लेनी हुंडी खाते का, और इसमें हम अमाउंट कितनी लिखेंगे, 8,000। इसमें हम क्योंकि वो रमणीक वाली हुंडी है ना, तो उसका अमाउंट जो है 8,000, वही अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे कि 8,000। अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि हुंडी बिक्री पृष्ठांकन करके दी, हुंडी बिक्री पृष्ठांकन करके दी। ठीक है, वहाँ पे अंडरलाइन इसके नीचे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब 4 नंबर की एंट्री है, उसमें क्या लिखा है, रुपए 3,000 का माल परेश ने हमें वापस किया। 3,000 का माल परेश ने हमें वापस किया, इसका मतलब है कि हमने परेश को माल बेचा होगा, और बेचा हुआ माल वापस आया है, मतलब बिक्री माल वापसी। ठीक है, तो बिक्री माल वापसी की उधार बाकी होती है, तो हम लिखेंगे बिक्री माल वापसी खाते उधार, और
क्या किसने वापस किया है? माल देने वाला कौन है? परेश। तो परेश खाते का, परेश खाते का। और कितने का माल है? 3000 का माल है। अब यहाँ पे भी हम विवरण लिख देंगे संक्षिप्त में कि बेचा हुआ माल वापस आया। बिक्री किया, अब मैंने बिक्री लिख दिया तो लिख दो कि बिक्री किया माल वापस मिला, या बेचा हुआ माल वापस आया। फिर उसके नीचे हम लाइन कर देंगे। फिर 5 नंबर की एंट्री में हम क्या लिखेंगे? महेंद्र को 1500 का माल वापस किया। महेंद्र को माल वापस किया, ठीक है, मतलब हमने महेंद्र से माल खरीदा होगा, ठीक है ना, इसलिए हमने महेंद्र को माल वापस किया, मतलब ये खरीद माल वापसी। और हमने वापस किसको किया? महेंद्र को। तो महेंद्र माल लेने वाला हुआ, तो लेने वाले को उधार। तो महेंद्र खाते उधार और खरीद माल वापसी खाते का, ठीक है, खरीद माल वापसी खाते का कितने का माल है? 1500 रुपये का माल है। विवरण में लिख देंगे कि महेंद्र को माल वापस किया। महेंद्र को माल वापस किया, ठीक है। विवरण हम अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं और फिर हम उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। समझ में आया? इसमें 5 एंट्री है। देखिए, ये एंट्री हमने मुख्य रोध नामचे में सभी एंट्री क्यों की है? क्योंकि श्री गुजरात स्टोर्स अलग से लेनी हुंडी, देनी हुंडी या माल वापसी से संबंधित कोई भी सहायक बही नहीं रख रहा है, इसलिए हमने ये सारी एंट्री इसमें की है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हुआ।